हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का कल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, इन्हीं में से जो 40 नंबर का आप लोगों का सब्जेक्टिव का प्रश्न रहता है, ठीक है, उस सब्जेक्टिव का प्रश्न इन्हीं में से आएगा। ठीक है, एमसीक्यू इसीलिए नहीं बनाए, पहले एमसीक्यू का जो वीडियो है वो बना चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सोचे कि सब्जेक्टिव का हम बना देंगे। ठीक है, एमसीक्यू का जो सेट पहले से बना हुआ है, बहुत सारा वीडियो है, तो कुछ पिछले साल का भी है। और देखिए कंटेंट जो रहता है वो वही रहता है, ये तो बुक तो चेंज नहीं होता है। जो चीज़ पहले से हम लोग भी पढ़े थे वही चीज़ अभी भी है ना। तो कोई प्रश्न पुराना प्रश्न नहीं होता है, कहीं से भी प्रश्न उठा के दे देते हैं, है ना। तो इसीलिए वो वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोग देख के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी और एक चीज़, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों को जो पिछले ईयर्स के जो प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसीलिए वही वीडियो को देखिए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो उसका प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट का लिंक हम दे देंगे। आप लोग वहाँ से जाकर सारे जो एमसीक्यू का वीडियो है सोशल साइंस का वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं पूरा। तो आप लोगों को ये जो वीडियो है इसमें और उसमें मिला के 90% मार्क्स जो है लाने की पूरा जो है प्रयास किया जा रहा है, वो आएगा भी। ठीक है, 90% मार्क्स जो है आप लोगों का आएगा। ठीक है, इसमें से और उसमें से मिला के 90%। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं। अभी देखिए, जो 5 प्रश्न का उत्तर हम लोगों को देना है इसमें, और इसमें देखिए अब जो वीडियो हो रहा है इसमें आप लोगों को जो चीज़ हम बताने वाले हैं वो चीज़ को आप लोगों को समझना है। ठीक है, ना कि रट्टा मारना है, समझना है कि चीज़ को क्या बताया जा रहा है। उन्हीं चीज़ को याद रखिए, तभी जाके आप लोग वहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, समझना ज़रूरी है। रट्टा मार के जाइएगा तो मान लीजिए को प्रश्न नहीं आया तो आप लोगों का जो दिमाग है वो चकरा जाएगा कि सर ने क्या पढ़ा दिया, ये सब तो कुछ नहीं फंसे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। वो क्वेश्चन जो है आता है लेकिन थोड़ा इधर उधर करके दे देते हैं। वो लोग भी थोड़ा चतुर बन गए हैं, एक ही चीज़ को बार बार वो लोग भी नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देते हैं वही चीज़ को। ठीक है, तो आप लोग को समझना ज़रूरी है। चलिए, तो पहला है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले समझना है। देखिए, निरंकुशवाद एक सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा सकता। यही चीज़ समझना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है आप लोग, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। यानी कि जो इसका निचोड़ है वो क्या है कि कोई भी शासन व्यवस्था पर कोई दूसरा सरकार हो, चाहे दूसरा कोई लोग हो, चाहे दूसरा कोई संस्था हो, वो लोग आके कोई अंकुश का मतलब क्या होता है, अंकुश का मतलब दोषारोप करना या उस पर उंगली उठाना, ये नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही होगा निरंकुशवाद। ठीक है, समझना है, बस थोड़ा सा समझिए और जाइए, वही चीज़ फंसेगा। और रट्टा मार के जाइएगा वो चीज़ नहीं आएगा, तो आप लोग का जो पसीना है वो छूटने लगेगा उस समय। ठीक है, इसीलिए समझना ही ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। 19वीं सदी में यूरोपीय लोग
भागकर अमेरिका क्यों आने लगे थे, तो क्यों आने लगे थे उसका भी कोई रीज़न होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं क्यों भागे थे। 19वीं शताब्दी में यूरोप गरीबी और भूख का साम्राज्य था। दूसरा क्या है, नगरों में भीड़ थी और वहाँ भयानक रोग व्यापक रूप से फैले हुए थे। यही सब कारण जो है रहता था। ठीक है, धार्मिक विवाद आम थे, और धार्मिक विवाद आम थे का मतलब एक साधारण रूप से झगड़ा जो करते हैं वो नॉर्मल था, वो होता ही रहता था। और धार्मिक असंतुष्टों को दौड़त किया जा रहा था, और असंतुष्ट मतलब वहाँ कोई संतुष्ट रूप से कोई काम नहीं कर पा रहा था, मतलब ऐसा बहुत सारा बात है। उसके बाद कर्तन दहन प्रणाली क्या है, यही चीज़ को थोड़ा सा समझ के जाइए। देखिए कर्तन दहन क्या होता है। कर्तन का मतलब उगाना, दहन का मतलब उसको जला देना। ठीक है, यही होता है कर्तन दहन। उसमें क्या क्या, हर एक जगह में क्या क्या बोलते हैं ये चीज़ समझना जरूरी है। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है किया जाता था पहले, अभी भी थोड़ा बहुत है। ये किसान के ज़मीन के टुकड़ों को साफ करने के बाद कुछ वर्षों के लिए वहाँ फसल उगाना, फिर दूसरे टुकड़ों में जाके उगाते थे। थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए ये एक खेत है, ये एक खेत है, ये एक खेत है, 3 खेत है। तो 3 खेत में क्या होता है, 3 खेत में मान लीजिए कि 2 साल खेत पहले नहीं होता था। एक बात हम शुरू से बता रहे हैं, पहले खेत नहीं होता था ये। ठीक है, ये जंगल हुआ करते थे, तो पेड़ को क्या करते थे, काट देते थे। काटने के बाद क्या करते थे, उसमें आग जला देते थे। आग जलाने के बाद पेड़ पौधा सब जल के वो क्या हो जाता था, राख बन जाता था। राख बनने के बाद वहाँ पे खेती किया जाता था। ठीक है, खेती करने के बाद 2 साल 3 साल खेती किया, उसके बाद वो लोग क्या करते थे, आगे तरफ बढ़ते थे। तो ये पूरा जंगल एरिया है। ठीक है, पूरा जंगल है, तो इसको छोड़ के ये लोग आगे तरफ बढ़ेगा। आके वही स्थिति यहाँ पर ये लोग दोहराएगा, पेड़ को काटेगा, आग जलाएगा, उसके बाद यहाँ खेती करना शुरू करेगा। तो ये जो पहले जलाया था 1 नंबर में, ये जो है इसमें तब खाली इसको छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और इसको खाली छोड़ दिया जाता था, और ये वाला सेकेंड वाला में कृषि कार्य चलता रहता था। उसके बाद फिर 3-4 साल बाद वो आगे की ओर फिर बढ़ जाता था, आगे की ओर फिर बढ़ जाता था, और दूसरा वाला जगह को छोड़ देते थे। और तीसरा वाला जो जगह है, इस जगह में जाके वो लोग क्या करते थे, पेड़ को काट के वही स्थिति को दोहराते थे। उसके बाद पुनः चक्रण जिसे हम लोग कहते हैं, तब तक 6-7 साल 10 साल हो जाता है, तो फिर वो लोग यही जगह को फिर आ जाते थे बाद में। ठीक, वही इसका जो प्रोसेस है इस तरीके से चलता है, यही होता है कर्तन दहन। ठीक है, थोड़ा बहुत मौसम बिगड़ गया है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है। देखिए झूम खेती कहाँ कहाँ बोलते हैं इसको, झूम खेती, तो असम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में इसको झूम के नाम से जानते हैं। पलामू, मणिपुर और दीपा नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये भी प्रश्न आने की संभावना है। लोहा तथा इस्पात उद्योगों के लिए आवश्यक अधातु वस्तुओं का वर्णन। तो लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए जो अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर अनुपात जो रहता है वो 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसे मैग्नी कुछ मात्रा में आवश्यक होती है। ठीक है, विविधता में एकता का अर्थ बताइए। तो विविधता में एकता क्या होता है, विविधता का मतलब अनेक हम समझा रहे हैं। ठीक है, इतना प्रश्न को पढ़ के हम लोग करेंगे ना तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। आप लोगों को समझना जरूरी है, और वही समझते हुए उस चीज़ को जाके अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में ही राइटिंग करना है। ठीक है, लिखना है जाके। तो हम समझा रहे हैं, देखिए क्या होता है विविधता में अनेकता। देखिए हम कैसे समझा रहे हैं आप लोगों को।
इतना सारा कुछ है, ठीक है। एकता में क्या होता है, इतना बड़ा होगा, ठीक है। ये विविधता है, तो ये बहुत सारा है, अनेक, और इसमें क्या होगा, एक ही गो होगा, ठीक है। यही चीज़ आके यहाँ पे एक बन गया, ठीक है। तो विविधता में एकता कैसे उसका रूप है, जो उसका रूप है, जैसे लोकतंत्र हो गया, है ना, बहुत सारा जनता, हम लोग भी वोट डालते हैं, तो एकता कैसे बनते हैं, जाकर ऊपर में कोई प्रधानमंत्री निर्णय ले लेते हैं, क्या उस चीज़ को हम लोग टाल सकते हैं, नहीं ना। तो हम लोग विविधता मतलब सब मिलके उसको वोट दिए, फिर वही चीज़ वो अपना तब अपने से मतलब अपने से वो चलेगा कि नहीं बताइए। तो अपने से चलता, हम लोग का बात वो नहीं सुनते हैं, तो यही होता है विविधता में एकता, ठीक है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले लीजिए और अपने से पढ़िएगा तब, ठीक है। एक एक पढ़ के जाएंगे तो इतना सारा प्रश्न जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसमें देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, उदाहरण देकर समझाए। देखिए प्रच्छन्न, यह एक परिस्थिति है जिसमें एक प्रक्रिया में आवश्यक से अधिक श्रमिक काम कर रहे होते हैं, तो ये होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जितना चाहिए उससे कोई गुना ज़्यादा रहता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के काम कर रहा है परंतु किसी भी पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त है। उदाहरण के लिए एक ऐसे हेक्टेयर भूमि को जोतने के लिए 20 मजदूरों की आवश्यकता है, परंतु उसमें अपेक्षाकृत 10 वहाँ से 15 मजदूर काम करते हैं। 10 में ही काफ़ी है, लेकिन और 5 उसमें ऐड है, ठीक है। चलिए समझना जरूरी है। सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है, देखिए वैश्वीकरण का तात्पर्य यह है जिसके पास विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध भावना संचार हो, वो वैश्वीकरण से आधार तीव्रता एकीकरण का वातावरण निर्मित होता है। ये विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के सेवाओं निवेशों औद्योगिक आदान प्रदान में वैश्वीकरण होता है। देखिए एक चीज़ समझना है, जब जब हम लोग क्या करते हैं, दो देशों के बीच में हम लोग संबंध बनाते हैं, ठीक है, आदान प्रदान। यहाँ का जो माल है यानी कि जो बेचने वाला चीज़ है, हम लोग इस बाज़ार में मतलब दूसरा जगह में दूसरा देश में जाकर हम लोग बेच सकते हैं, और इधर का जो ये होगा सामान होगा उस चीज़ को हम लोग इस देश में आके बेच सकते हैं। तो इसका जो इक्वल रहेगा, ठीक है, समान रहेगा, समानता रहेगा, मतलब आने जाने का टैक्स वगैरह सब कुछ उसमें छूट रहेगा, यह कोई बराबर रूप से कुछ मतलब ऐसे ही रहेगा, सभी के दोनों के लिए बराबर रहेगा। तो यही चीज़ को वैश्वीकरण का रूप जो है दिया गया है। चाहे औद्योगिक स्थिति हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका आदान प्रदान जो है वो रहता है। और देखिए 18वीं सदी के माध्यम से लंदन की आबादी क्यों फैले, तो यह 1750 तक लंदन की आबादी जो कि 6,75,000 तक पहुंच चुकी थी, और 1810 ईस्वी से 1890 के काल में इसकी आबादी 4 गुना और बढ़ गई, यानी कि 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। तो यही चलते जो है एक जगह से दूसरी जगह में लोग मतलब बढ़े और इस तरीके का रहा, ठीक है। पहले लंदन अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, और यह इतिहासकार गैरेथ स्टेटमेंट जोनेस के शब्दों में यह 19वीं शताब्दी का लंदन क्लबों पर, दुकानों पर, और यह कुशलता की शारीरिक श्रम, उसके बाद करने वाली बढ़ती आबादी, सिपाहियों को नौकरी, सिपाहियों को मजदूर, ये सब सारा चीज़ जो है इसका उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए 5 उद्योगों विशेष
लंदन में विशेष प्रगति कर रही है। क्या क्या? वस्त्र, जूता, लकड़ी और फर्नीचर का जो है रहता है, धातु इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई, शल्य चिकित्सा, ये सारा चीज़ जो है इसमें लगेगा। तीसरा पॉइंट में है लंदन की गोदी भी अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न जो है रहेगा। पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार का योगदान दिया, इसमें व्याख्या करना है, यानी कि प्रश्न बड़ा होगा। ठीक है, प्रश्न बड़ा होगा। युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों पर अतिरिक्त कर का आरोप लगा दिया। अतिरिक्त कर मतलब टैक्स, है ना, टैक्स। कोई भी कहीं भी जाइएगा तो उसमें पैसा लगता है, उसका वो टैक्स है। तो कर जो है ये बढ़ा दिया था। उसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशों में निकट आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों का उत्पन्न हुआ। सरकार की आर्थिक नीतियों में वस्तुओं की कीमतें प्रत्यक्षशील रूप से बढ़ गई और भारी संख्या में भारतीय सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया गया और गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को मिलने वाला है सब्जेक्टिव में। ठीक है, जो लिख के आना पड़ेगा आप लोगों को, और प्रश्न को छोड़ना नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें दिया है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर, ये सब रहता है। देखिए परंपरागत ऊर्जा क्या रहता है, जो कि सदियों से पहले से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, ये होता है परंपरागत ऊर्जा। बात को समझिए। ठीक है, जो पहले से आ रहा है वो होता है परंपरागत ऊर्जा, जो अभी मिल रहा है वो होता है अभी मतलब नया चीज़ जो हम लोग बना रहे हैं, ये होता है गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, तो परंपरागत के पहले से हम लोग किस चीज़ को पा रहे हैं, देखिए जो चीज़ हम लोगों को देखिए उसमें परंपरागत संसाधनों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सूर्य, वायु, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत साधनों को पुनः प्राप्ति संभव नहीं है, मतलब उसे हम लोग फिर से और नहीं बना सकते। ठीक है, नहीं बना सकते। तो इस तरीके का रहता है। पर्यावरण, उद्योग का जो पर्यावरण है वो कैसे उद्योगों के द्वारा जो है प्रदूषित होता है, तो वायु के द्वारा जो धुआं वगैरह उठता है, जल जो उसे कूड़ा करकट जो छोड़ते हैं नदियों पर चले जाते हैं, वही चीज़ जो है उसमें समा जाते हैं। मशीन की आवाज़ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को मापने का इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है। ठीक है, वो याद रखना, वो आ सकता है सब्जेक्टिव में, वो हम उधर जो MCQ है उसमें बता चुके हैं, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सती जो रहता है उसमें इस तरीके का रहता है। ठीक है, अभी आएंगे देखिए सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये प्रश्न पहले चैप्टर ही मतलब इस तरीके का दिया रहता है। आप लोग देखिए टकराव को रोकने के लिए ये रहता है। ठीक है, ये साझेदारी जरूरी होता है क्योंकि इसमें सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है और चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो
आप लोगों को एक बात जो है सुनना है। देखिए, ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो ये सोशल साइंस का कल एग्ज़ाम है। अगर इस वीडियो को हम तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितना बड़ा होगा आप लोगों को पता है। अभी एक सेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, एक सेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। टोटल कितना पेज है ये सब एक वीडियो में ये जो है 5 मार्क्स का रहेगा। ये 5 मार्क्स का रहेगा, ये समझा दिए हैं हम कैसे कहाँ क्या है नहीं है, ठीक है। एक सेट चला गया, ये दूसरा सेट आया, ये दूसरा सेट आया, उसके बाद तीसरा सेट है, चौथा सेट है। देखिए दूसरा सेट भी चला गया, तीसरा सेट अभी आएंगे, तीसरा सेट चल रहा है, तीसरा ख़त्म, उसके बाद चौथा चल रहा है, अभी चौथा चल रहा है, अभी चौथा 5वां सेट है टोटल, ठीक है। तो टोटल 5 सेट है सब्जेक्टिव का, ठीक है। अगर इस वीडियो का जो PDF फाइल है ये हम आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। ये आप लोगों को हम दे देंगे। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो हम PDF फ्री में ही दे देंगे, ठीक है, फ्री में ही PDF दे देंगे। अब जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, उन लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले आप लोगों को मैसेज करना पड़ेगा तभी जाके PDF मिलेगा। तो पहले वीडियो को जितना जैसे हम समझा रहे थे वैसे ही समझ कर आप लोगों को पढ़ना भी है, तभी जाके कल लिख पाओगे, ठीक है। तभी जाके आप अच्छे से लिख पाओगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग यही ख़त्म करेंगे। आप लोगों को रात भर आज इसमें देना है, क्योंकि भविष्य का एक आप लोगों का रिजल्ट बनने जा रहा है, जो कि वही आप लोगों का मतलब फ़ायदा होगा, सब कुछ वही चीज़ निर्भर करेगा। तो आज थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। तो आप लोग मैसेज कीजिएगा तो हम PDF भेज देंगे, और मैसेज कीजिएगा तो PDF हम भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। तो सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।